फ्रेंड बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस नए से वीडियो में। हम दक्षिण भारत के इतिहास का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले भी एक लेक्चर दे रखे हैं दक्षिण भारत में जो भी महत्वपूर्ण वंश हैं, थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन खासकर बीपीएससी में या फिर थोड़ा बहुत यूपीएससी में, यहाँ से थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट आपका एक ठीक ठाक बन जाए। यहाँ से अधिकांश सवाल तो आते नहीं हैं, फिर भी यदि अगर प्रीलिम्स में कुछ ऐसे सवाल देखने को मिले तो आप वहाँ चूके नहीं। आपकी तैयारी एकदम ठोस और परफेक्ट रणनीति के साथ होनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को कर लें। चलिए हम आगे देखते हैं। हम लोग दक्षिण भारत का इतिहास को अच्छे से देखा इससे पहले वाले वीडियो में। दक्षिण भारत के प्रारंभिक वंश को भी अच्छे से देखा था, अर्थात आप संगम काल को भी पढ़े होंगे। आप पिछले वीडियो को जरूर देखें, उसको मिस ना करें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। जो संगम काल की इतिहास है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। और सबसे जो मतलब यदि हम परिचय के माध्यम से बात करें, यदि सबसे पहला परिचय देने का काम करें तो लगभग 500 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी में, जो 500 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक का जो समय है वो आपका लगभग प्राचीन इतिहास का जो ये लास्ट कालखंड जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत में आप चले जाओगे तो दक्षिण भारत में कई वंश का उदय होता है। कई अलग अलग वंश उभर कर सामने आते हैं और दक्षिण भारत में कुछ ऐसे छोटे छोटे वंश देखने को मिलते हैं, स्थानीय वंश हैं सभी। वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन निकल के आएंगे। इन वंशों के जो प्रमुख राजा थे उनके द्वारा ही शासन चलाया जाता था। कार्य जो होता था, जो काम किया जाता था राजा के द्वारा, वो उनसे भी कई विभिन्न विभिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं कि राजा ने क्या कुछ डेवलपमेंट करी, राजा के समय कुछ मतलब व्यापार कैसा था, जो भौगोलिक दृष्टिकोण से राजा को क्या फ़ायदा होता था, वहाँ की भौगोलिक स्थिति जो आपका ग्लोबल जो रीजन, पहाड़ थी, नदियाँ थीं, उसके वजह से राजा के जीवन में क्या इफ़ेक्ट होता था। तो दक्षिण भारत इतना मतलब संपन्न भी क्यों था, तो ये सब तरह का जो क्वेश्चन है आपको खासकर पूछे ही जाते हैं। तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हम लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। भारत का आप क्षेत्र चले जाओगे तो आप विंध्याचल की जो क्षेत्र है, विंध्याचल के थोड़ा सा नीचे आओगे तो वहाँ पे दक्षिण भारत का जो स्थिति दर्शाता है, वहाँ पे बहुत अलग अलग वंश देखने को मिले हैं। कुछ नए वंश उभर के आए दक्षिण भारत में, जैसे कि पल्लव वंश का इतिहास पढ़ोगे तो वो दक्षिण भारत में ही जो विंध्याचल के नीचे वाले क्षेत्र था वहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला है। अब जो पल्लव वंश था उसका विस्तार अगर देखें तो मुख्य रूप से कृष्णा नदी, कावेरी नदी, जो कृष्णा नदी के ही मतलब कह लो कि जो कृष्णा नदी है और कावेरी नदी है उसके ही बीच वाला जो क्षेत्र है ना, दोनों तरफ से बाबू नदी बह रही है। एक तरफ कृष्णा नदी बह रही है, दूसरा तरफ कावेरी नदी बह रही है, और उसके बीच में कुछ क्षेत्र है, वहीं पर पल्लव वंश का शासन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और और कह लो कि जब पल्लव वंश का स्टार्ट हुआ था शासन, जिसके द्वारा आप संगम वंश के विभिन्न जो अलग अलग संगम, जो भी अलग अलग वंश आए हैं, तो देखा जाए तो जो संगम के अलग अलग जितने भी वंश थे सबके समाप्ति के बाद दक्षिण भारत में कुछ ऐसे वंश उभर कर सामने आए, मतलब बड़ा इम्पोर्टेंट वंश थे। इसीलिए सबसे पहले हम यदि किसी भी वंश को पढ़ेंगे तो वह पल्लव वंश है, क्योंकि जो पल्लव वंश हैं वो कुछ वंश के समाप्ति के बाद ही भारत आए। जैसे कि संगम वंश में जो अलग अलग विभिन्न वंश था ना वो समाप्त हो गया था। जब संगम वंश के जो विभिन्न विभिन्न वंश था वो समाप्त हो गया था, उसी के बाद में पल्लव वंश उभर के आता है दक्षिण भारत के अंदर, और अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट और एक महत्वपूर्ण वंश के रूप में जो आपका संगम ये पल्लव को देखा जाता है, वो संगम वंश का जो महत्वपूर्ण वंश था उसके समाप्ति के बाद ही आता है। इस चीज़ को अपने दिमाग में आप सेट कर लेना। ठीक है, यहाँ तक अच्छे समझ में आ रहा है। और एक चीज़ ये भी याद रखना कि जो सबसे पहले हम यदि किसी भी वंश को पढ़ेंगे तो वो पल्लव वंश को ही अच्छे से पढ़ेंगे। इसी क्रम में दक्षिण भारत में आपका चालुक्य का भी कुछ उदय होता है, बट जो चालुक्य वंश है वह सबसे पहले वातापी चालुक्य के रूप में आएंगे, फिर उसके बाद वेंगी के चालुक्य आते हैं। हालांकि वातापी के जो चालुक्य हैं उनकी स्थिति मुख्य रूप से पश्चिमी तटीय क्षेत्र में पड़ती है। अब आप बोलोगे सर हमको तो पश्चिमी तटीय क्षेत्र के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है। सही बात है,
आप तो मैप कभी पलट के देखोगे नहीं, तो आपको पता कहाँ से रहेगा कि भाई पश्चिमी तटीय क्षेत्र कौन सा है। आप कर्नाटका का क्षेत्र देखे हो, महाराष्ट्र के साइड कर्नाटका क्षेत्र देख लो, महाराष्ट्र का क्षेत्र देख लो, वहीं पे बैंगी के चालुक्य जो हैं कृष्णा नदी के सटे हुए जो क्षेत्र हैं, वहीं पे वो लोग अपना वंश को एस्टेब्लिश किए थे। और वहाँ से रिलेटेड जो भी इतिहास है, जो आपका कृष्णा नदी वगैरह है, तो यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद हम राष्ट्रकूट वंश को थोड़ा सा ध्यान देंगे कि भाई राष्ट्रकूट वंश से भी कई विगत जितना भी पिछले पेपर हैं वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो राष्ट्रकूट वंश का जो उदय होता है वो चालुक्य के पतन के बाद आता है। ठीक है, जब चालुक्य का पतन हो जाता है तो फिर यदि कोई वंश आता है दक्षिण भारत में तो वो राष्ट्रकूट वंश उभर के आता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो मूल रूप से जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है तो वहाँ पे आपका राष्ट्रकूट का एक अलग लेवल का विस्तार देखने को मिलता है। जब चालुक्य की समाप्ति होता है तभी राष्ट्रकूट आता है। और जो राष्ट्रकूट के बाद दक्षिण भारत में, आप दक्षिण भारत के तमिलनाडु वाले क्षेत्र चले जाओ तो वहाँ पे चोल वंश का उदय होता है। और सबसे अंत में हम लोग देखेंगे कि भाई जो कल्याणी के चालुक्य हैं जिनके संबंध में कुछ विशेष पॉइंट भी दिए गए हैं। तो आप मैप तो है नहीं तो मैप के माध्यम से आपको बताते। कल्याणी के चालुक्य के जस्ट नीचे राष्ट्रकूट, उसके जस्ट नीचे आप चले जाओगे तो वातापी चालुक्य आएंगे। आप इंडिया का मैप रखते तब ना, आप एकदम नीचे चले जाओ मैप में, केरला साइड में, जिधर एकदम नीचे आ जाओ, आ गई ना। हाँ, साउथ के साइड में आप उधर नीचे से ऊपर बढ़ोगे तो चोल है, फिर उसके ऊपर पल्लव है, फिर वेंगी के चालुक्य है। देखिए अगर हम सामने होते तो आपको मैप में बताते कि सभी वंश जो भी हैं, कल्याणी के चालुक्य, राष्ट्रकूट हैं, वातापी चालुक्य हैं, चोल हैं, पल्लव हैं, वेंगी के चालुक्य हैं, ये सभी जो वंश हैं ये कहाँ कहाँ अपना सत्ता को इस्टेब्लिश किए थे, मैप के माध्यम से देखना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हो सके तो आप एक बार गूगल करके चेक कर लें कि कहाँ पे कौन कौन सा वंश अपना सत्ता को इस्टेब्लिश करा था, क्योंकि यहाँ से मैपिंग वर्क में भी काफ़ी क्वेश्चन आ सकता है। मेंस का पेपर देंगे तो वहाँ पे मैप को ज़रूर ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा मार्क्स भी इंक्रीज होगा और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। ठीक है, दक्षिण भारत के इतिहास के क्रम में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम पल्लव वंश को देखते हैं। और पल्लव वंश के बाद जो भी वंश स्थापित होता है तो दक्षिण भारत में मिला जुला कर वातापी के चालुक्य आएंगे। और वातापी के चालुक्य वंश आएंगे, उसके बाद आपका, हाँ एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो वातापी हैं उसी को बादामी भी कहा जाता है, कन्फ्यूज मत होइएगा। कभी कभी पेपर में वातापी के चालुक्य भी दे दिया जाता है, कभी कभी बादामी के चालुक्य भी दिया ही जाता है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है, दोनों एक ही चीज़ है। और इसी के साथ वंश इस्टेब्लिश्ड होगा और वेंगी के चालुक्य वंश आएंगे, फिर चालुक्य के पतन हो जाएंगे, उसके बाद राष्ट्रकूट वंश आएंगे, राष्ट्रकूट वंश के बाद कल्याणी वंश आएंगे। ठीक है, कल्याणी के चालुक्य वंश, और सबसे नीचे वाला जो क्षेत्र है तमिलनाडु का क्षेत्र, वहाँ पे आपका तमिलनाडु के क्षेत्र में मिला जुला के आपका चोल वंश की इतिहास आपको पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, जब आप चोल वंश वगैरह अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर इसी क्रम में हम लोग विभिन्न राजवंश को पढ़ लेंगे। और कृष्णा कावेरी नदी के बीच चले जाओगे तो कृष्णा कावेरी नदी के क्षेत्र में पल्लव वंश का राज चल रहा होता है, काफ़ी उन्नत रहता है। और सबसे पहले आते हैं हम लोग पल्लव वंश को ही, क्योंकि आप कह रहे हो कि सर इतना देर से आप बता रहे हैं ये पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे, थोड़ा सा पल्लव वंश पे अटेंशन होकर पढ़ाइए, है ना। तो जो बाबू पल्लव वंश हैं उनके जो संस्थापक होते हैं उनका नाम सिंह विष्णु होता है, ऐसा माना जाता है। कोई पुख्ता विशेष रूप से सबूत नहीं है, लेकिन इतिहासकार का दावा है कि सिंह विष्णु जो हैं ये पल्लव वंश के संस्थापक थे। और कुछ जगह पर बप्पा देव को भी पल्लव वंश के संस्थापक के रूप में बताया गया है। हालांकि कुछ कुछ अलग अलग इतिहासकार के बीच में मतभेद है कि किसी ने बप्पा देव को कहा है भाई साहब कि ये पल्लव वंश के संस्थापक हैं, और किसी ने सिंह विष्णु को कहा है कि भाई ये पल्लव वंश के संस्थापक हैं।
575 ईस्वी में जाओगे पढ़ने तो 575 ईस्वी में सिंह विष्णु को ही पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक के रूप में बताया गया है। ठीक है, 575 ईस्वी में सिंह विष्णु को ही पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक के रूप में बताया गया है। सुन लिए, अच्छे से समझ गए। अच्छा, इनसे कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे ही गए हैं कि भाई जो पल्लव वंश का संस्थापक है कौन थे, तो वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु को ही बताया गया है। एसएससी का पेपर, बीपीएससी का पेपर, रेलवे पेपर, हर जगह क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिले हैं। और इसकी जो पल्लव हैं उनकी राजधानी कांची थी। कहाँ थी? कांची। और जो तमिलनाडु में पड़ती है, ये कांची कहाँ पड़ती है? रांची मत समझना बाबू, कांची बोल रहे हैं, कांची। पल्लव की राजधानी कांची थी और कांची नाम का जगह कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ता है। सिंह विष्णु ने अपने साम्राज्य का सीमा का विस्तार कावेरी नदी के तट पे किया है। कहाँ पे किया है? कावेरी नदी के तट पर। और इसी तरीका से वो क्या करा कि जो साम्राज्य है उसको सबसे पहले विस्तृत करने में वो अपना पूरा योगदान दिया है। क्या दिया है? साम्राज्य को थोड़ा सा विस्तृत करने में, मतलब विस्तार किया। और पल्लव शासक के रूप में सिंह विष्णु एक बहुत ही बड़ा नाम था, बहुत वास्तविक शासक के रूप में इसे जाना जाता है। लंबा कार्यकाल रहा है सिंह विष्णु का। और सिंह विष्णु ने महामल्लपुरम में एक मंदिर का निर्माण कराया है। देखो, जो सिंह विष्णु थे ना, महामल्ल या उसको मामलापुरम भी कह सकते हो। ठीक है, मामलापुरम में वो एक मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसका नाम काफ़ी, मतलब एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे। देखो, जो मामलापुरम जो मंदिर है ना, उसको आदिवारा गुफा मंदिर के भी नाम से जाना जाता है। आदिवारा गुफा मंदिर के नाम से यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे ही गए हैं पेपर में। चीज़ें समझ में आ रहा है? कोई डाउट नहीं? चीज़ें समझ में आ रही है? देखो भाई, कोई डाउट है तो क्वेश्चन आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। जो मामलापुरम में एक मंदिर है ना, मामलापुरम में एक मंदिर है, उसको आप आदिवारा गुफा मंदिर के भी नाम से जान सकते हो। जानते ही बहुत लोग, या लिखा हुआ ही है। ठीक है, और फिर आदिवारा मंदिर, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई ये जो नाम है ये थोड़ा उलट पुलट है। अच्छा, किराता अर्जुनियम, ये भी एक पुस्तक है और इसके जो लेखक हैं वो भड़वी हैं। कौन है? किराता अर्जुनियम के लेखक कौन है? भड़वी हैं, जो कि सिंह विष्णु के ही दरबार में रहते थे। ठीक है, और पल्लव वंश के सेकंड प्रमुख शासक के रूप में महेंद्र वर्मन आए, जिन्होंने मत विलास प्रश्न की रचना करी। पल्लव वंश के सेकंड प्रमुख शासक के रूप में महेंद्र वर्मन आए, जिन्होंने मत विलास प्रहसन की रचना करी। और पल्लव वंश के सबसे प्रमुख शासक के रूप में नरसिंह प्रथम आते हैं। कौन आते हैं? नरसिंह प्रथम। पल्लव वंश के सबसे प्रमुख शासक, वास्तविक में तो वही हो जाएंगे, लेकिन प्रमुख में कौन होंगे? वास्तविक में सिंह विष्णु होंगे, जबकि एक प्रमुख शासक के रूप में अगर देखा जाए पल्लव वंश का, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ही आएंगे। और यह सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे और इन्होंने वातापी को जीतकर वातापी कोंड की उपाधि धारण कर ली। वातापी को क्या करी? जीत ली, और जीतने के बाद वातापी कोंड की उपाधि धारण कर ली और वातापी क्षेत्र में अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया अच्छे से। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो आपका नरसिंह वर्मन प्रथम आते हैं ना, यह सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। अब आप बोलेंगे सर कैसे शक्तिशाली शासक थे ये नरसिंह वर्मन प्रथम? तो इन्होंने जो वातापी जो क्षेत्र था उसको जीत करके वातापी कोंड की उपाधि धारण कर ली और वातापी के में जो अपना एक साम्राज्य विस्तार करने का पूरा काम किया। वातापी चालुक्य क्षेत्र की राजधानी, जो वातापी है वो चालुक्य क्षेत्र की राजधानी हुआ करती थी। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वातापी कहाँ की राजधानी थी? चालुक्य क्षेत्र की राजधानी हुआ करती थी। और आप देखोगे इतिहास पूरा डिटेल्स में पढ़ के, तो उस वक्त चालुक्य और पल्लव में काफ़ी संघर्ष हुआ था। किसके किसके बीच में? चालुक्य और पल्लव में
बहुत लड़ाई-वड़ाई हुआ था दोनों के बीच में। और दोनों ही वंश जो है वो एक दूसरे से काफ़ी झगड़ा किए थे, और चालुक्य और पल्लव एक दूसरे पे हमला करते थे और बहुत लड़ाई होती थी इन दोनों के बीच में। किसमें किसमें? चालुक्य की लड़ाई पल्लव से और पल्लव की लड़ाई चालुक्य से। बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी इन दोनों के बीच में, और जैसे ही मौका मिलता था ये दोनों आपस में लड़ लेते थे, एक दूसरे पे हमला करते रहते थे मौका मिलने के साथ ही। और इसके दो कारण थे। अब आप बोलोगे कि क्या कारण है सर दोनों आपस में लड़ जाते थे? तो दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार का भूख था दोनों के ही मन में, और दूसरा चीज था क्या कि मतलब जो दूसरे क्षेत्र को जीतकर अपने में मिलाना चाहते थे। एक दूसरे जो थे वो चाहते थे कि भाई ये क्षेत्र को हम जीत के अपने में मिला लें, और दूसरा चाहता था ये क्षेत्र को जीत के हम अपने में मिला लें। तो लड़ाई जमीन के लिए खूब होती थी इन दोनों के बीच में। किसमें किसमें? चालुक्य और पल्लव के बीच में खूब लड़ाई होती थी। क्यों होती थी? साम्राज्य विस्तार की भूख थी इन दोनों के बीच में। चाहते थे ये क्षेत्र को जीत के हम अपने में मिला लें, पल्लव चाहते थे हम अपने में मिला लें। अच्छा, ये हो गया पहला कारण। अब दूसरा कारण देख लो, धार्मिक कारण था। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन निकल के आते हैं। अच्छा, दूसरा कारण यही था कि जो आपका दक्षिण भारत में जो लोग थे वो शैव धर्म को मानते थे। क्या करते थे? शैव धर्म को मानते थे। और वहीं दूसरे तरफ कुछ लोग वैष्णव धर्म को भी मानते थे। समझ में आ रहा है? दक्षिण भारत में जहाँ कुछ लोग शैव धर्म को मानते थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। तो शैव धर्म वाले शासक जो थे वो वैष्णव धर्म वाले पे आक्रमण करते थे, और वैष्णव धर्म वाले शैव धर्म वाले पे आक्रमण करते थे। तो धार्मिक गतिविधि के कारण भी एक दूसरे पे खूब आक्रमण होता था। शैव धर्म वाले वैष्णव धर्म पे आक्रमण करते थे, और वैष्णव धर्म वाले शैव धर्म पे आक्रमण करते थे। एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से दक्षिण भारत में न केवल एक कारण साम्राज्य विस्तार था, बल्कि दूसरा कारण धार्मिक कारण भी था। ठीक है? साम्राज्य विस्तार में भी बहुत ज़्यादा देखोगे तो एक अलग लेवल का मुख्यता था कि भाई जो क्षेत्र थे, क्षेत्र पे आक्रमण किया जाता था। और जो सबसे पहले ऐसा कहा जाता था, जो सबसे उपजाऊ या कल्टीवेटेड क्षेत्र होते थे ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बताएं तो कृष्णा का जो दुआब क्षेत्र था, कृष्णा नदी देखे हो, ठीक है, तो उसका जो दुआब वाला क्षेत्र था ना, मतलब दुआब जो तीनों तरफ से नदी होती है, फिर उसका जो बीच वाला क्षेत्र होता था, तो होता क्या था कि दुआब क्षेत्र बहुत ज़्यादा अलग लेवल का उपजाऊ माना जाता था। और दक्षिण भारत में उनके लिए सबसे ज़्यादा आक्रमण हुई है कि भाई साहब चालुक्य चाहते थे मेरे खाता में दुआब क्षेत्र जाए, और पल्लव चाहते थे मेरे खाता में दुआब क्षेत्र जाए। इस प्रकार से इस दुआब क्षेत्र को लेकर के भी काफ़ी युद्ध चलती थी। क्यों? क्योंकि दुआब वाला क्षेत्र में जो एग्रीकल्चर फील्ड था वो काफ़ी अलग लेवल का उपजाऊ था। ठीक है, यहाँ से अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता था। तो इस प्रकार से जो इन युद्ध का मूल कारण को भी हम आपको समझा दिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और जान लो, जो महाबलीपुरम के रथ मंदिर हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ते कहाँ है महाबलीपुरम के रथ मंदिर? तो भाई ये तमिलनाडु के क्षेत्र में चले जाओ तो वहीं पे रथ मंदिर पड़ता है। और नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो महाबलीपुरम मंदिर है इसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इससे मतलब जो ये महाबलीपुरम मंदिर है ना, इसे एकाश मंदिर के भी नाम से जाना जाता है। एकाश मंदिर के नाम से, या फिर इसे आप सप्त पैगोडा मंदिर के नाम से पुकार लो, है ना। क्योंकि एक मंदिर है महाबलीपुरम, इसका कई नाम है। महाबलीपुरम मंदिर का नाम है एकाश मंदिर भी, इसे आप सप्त पैगोडा मंदिर के नाम से भी पुकार लो, इस नाम से भी जाना जाता है। और इस प्रकार से रथ मंदिर जो था, वो रथ मंदिर की कुल संख्याएं कितना है? 7 हैं। रथ मंदिर की कुल संख्याएं कितनी है? 7 हैं। और खासकर जो पांडव राजा थे, जो पांडव राजा होते थे, ये
उनसे बहुत कह लो कि जो पांडव राजा थे ना, वो इस मंदिर के संबंधित में बहुत सारा चीज का निर्माण करवाया है कि रथ मंदिर का निर्माण अगर अगर किसी ने करवाया है सबसे ज्यादा, तो वो पांडव राजा ही हुआ करते थे। ठीक है, उसने रथ मंदिर संबंधित मतलब बहुत सारा निर्माण करवाया है। और इसी के समय में ह्वेन सॉन्ग नाम का एक बहुत बड़े इतिहासकार हर्षवर्धन के समय भारत आए थे, और एक चीनी यात्री थे ये ह्वेन सॉन्ग। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। जब ऐसा कहा जाता है कि जब ह्वेन सॉन्ग ने दक्षिण भारत के यात्रा पे गया था, तो यहाँ पे पल्लवों जो पल्लव शासक थे ना, पल्लवों के भी क्षेत्र में पहुंच गया था। तो उस वक्त वहाँ का शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ही थे। बोले अरे भाई साहब हर्षवर्धन, आओ आओ, कहाँ से आए हो, अपना परिचय दो। तो बोला साहब चीन से आए हैं और भारत का भ्रमण कर रहे हैं, घूम कर बड़ा अच्छा लगा। तो बोला चीन से आए हो तो सबसे पहले कहाँ गए थे? ये क्वेश्चन किसने पूछा? ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने पूछा। किससे? ह्वेन सॉन्ग से। तो ह्वेन सॉन्ग बोला कि सबसे पहले तो हम हर्षवर्धन के ही दरबार गए थे, बड़ा अच्छा लगा, उधर घूम घाम लिए, रह भी लिए, अब हम आपके तरफ आए हैं दक्षिण भारत में। ठीक है, और ये जो ह्वेन सॉन्ग है, ये पल्लव वंश मतलब पल्लव वंश की राजधानी कांची में पधारे थे। जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो विभिन्न राजवंश में बहुत सारे राजा हैं, बट सभी राजा को पढ़ना या फिर याद रखना काफ़ी कठिन होता है। इसलिए उन राजा या फिर उन बिंदुओं को पढ़ा जाए, अधिक महत्व दिया जाए जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, फालतू फालतू चीज़ पढ़ लेंगे, एग्जाम में जाके ड्रामा करेंगे कि भाई साहब मैंने बहुत मेहनत करा, मेरा नसीब ही खराब है, हो नहीं रहा है। तो सही चीज़ पढ़ो कम से कम, और उसे बार बार पढ़ो। मेरा हमेशा एक ही चीज़ कहना है, झूठ का फालतू फालतू चीज़ पढ़ के जाओगे और फिर अपना रोना रोएगा तो उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। सही चीज़ पढ़ के जाओ, सिलेबस को कम से कम 1000 बार रीडिंग करो, फिर पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, अब देखते हैं नरसिंह वर्मन सेकेंड की ओर। तो ये पल्लव वंश के एक और प्रमुख शासक कह लो या राजा कह लो, इसके रूप में देखे गए हैं। और इन्होंने कांची के कैलाश मंदिर का भी निर्माण करवाया है। कांची कहाँ पड़ता है? फिर से बता रहे हैं, ये रांची वाला कांची नहीं है, ये कांची तमिलनाडु है। समझ रहा है ना? कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। कौन करवाया? पल्लव वंश के शासक करवाए। कौन थे शासक? तो ये बड़ा महत्वपूर्ण शासक थे, नरसिंह वर्मन सेकेंड थे। इन्होंने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, और महाराष्ट्र का जो कैलाश मंदिर है वह राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाया गया है। महाराष्ट्र का जो कैलाश मंदिर है वह राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाया गया है, जबकि कांची का जो कैलाश मंदिर है वह नरसिंह वर्मन सेकेंड के द्वारा बनवाया गया है। यहाँ से आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर से सवाल पूछे ही जाएंगे। और इस मंदिर को आप राज सिद्धेश्वर मंदिर के भी नाम से पुकार सकते हैं। राजसिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और इसका निर्माण नरसिंह वर्मन सेकेंड ने करवाया था। कौन सा मंदिर? नरसिंह वर्मन सेकेंड ने कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया? कमेंट कर सकते हो। बोलिए। नहीं कर सकते हो, है ना? तो कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन करवाया था? नरसिंह वर्मन सेकेंड ने। नरसिंह वर्मन सेकेंड कौन थे? तो पल्लव वंश के एक महत्वपूर्ण शासक थे। इन्होंने कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। जबकि महाराष्ट्र में जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट ने करवाया था, है ना? महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट और कांची में नरसिंह वर्मन सेकेंड। कोई दिक्कत बाबू? कहीं से कोई कन्फ्यूजन है तो बोलो। और इस मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसका निर्माण नरसिंह वर्मन सेकेंड ने करवाए थे। कहाँ करवाए थे? कांची में करवाए थे।
और इस मंदिर से ही एक द्रविड़ स्थापत्य शैली का प्रारंभ होता है। और मंदिर निर्माण या फिर भवन निर्माण में 2-3 शैली काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप पहले के ज़माना में जो मंदिर बनते थे उसका निर्माण में अलग अलग तरह का कलाकारी दिखाई जाती थी, अलग अलग शैलियाँ की प्रयोग की जाती थी। समझ में आ रहा है? अलग अलग लेवल की कलाकृति दिखाई जाती थी। तो यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे ही जाते हैं। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताएं तो नागर शैली पहला हो गया। दूसरा बेसर शैली, ये मंदिर की निर्माण भवन की निर्माण में काफ़ी काम आते थे। तीसरा द्रविड़ शैली, ये सब मुख्य रूप से जो उत्तर भारत के जो भी मंदिर थे, कहाँ के, उत्तर भारत के, उससे नागर शैली में बनाया गया। फिर से बता रहे हैं, उत्तर भारत के जितने भी मंदिर थे उसे नागर शैली में बनाया गया। और दक्षिण भारत में जो मंदिर बने वह द्रविड़ शैली में उसे बनवाया गया। ठीक है, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, दौ से दक्षिण दौ से द्रविड़। ठीक है, यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया। और उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। और जो बच गए वो एकदम बीच में, भारत का मैप खोल लो और जो बीच वाला क्षेत्र है तो दोनों का गुण आएगा, नागर का भी गुण आ जाएगा और द्रविड़ का भी गुण आएगा। तो जब नागर और द्रविड़ दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, बेसर शैली। कौन सा शैली? क्योंकि बीच में क्या होता है कि बीच में तुम देखो कि तुम्हारा दोस्त राहुल है, राहुल का भी एक दोस्त है मोहन। तो मतलब राहुल जो है वो तुमसे भी दोस्ती किया है और मोहन से भी किया है, तो दोनों का गुण अपने अंदर ले आएगा। तो वही चीज़ है, मेरा कहने का मतलब है कि जो भारत के मैप में अगर जो बीच वाले क्षेत्र में है तो उसमें दोनों का गुण आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि नागर शैली भी है ऊपर की तरफ उत्तर भारत में, और नीचे की तरफ आप जो दक्षिण भारत में तो नीचे द्रविड़ शैली है, और दोनों का गुण बीच में आएगा। तो नागर प्लस द्रविड़ इक्वल टू बेसर शैली, क्योंकि यह बीच में पड़ता है। और द्रविड़ शैली से संबंधित बहुत सारा प्रश्न पूछे ही जाते हैं। हम आपको पहले भी बताए कि द्रविड़ शैली के माध्यम से बहुत सारे मंदिर दक्षिण भारत में बनवाए गए हैं, नागर शैली के माध्यम से बहुत सारे मंदिर उत्तर भारत में बनवाए गए हैं। ठीक है, और द्रविड़ शैली से बहुत सारे मंदिर दक्षिण भारत में बनवाए गए हैं। आप बोलोगे सर कुछ मंदिर बताइए, तो कैलाशनाथ मंदिर जो है वो कहाँ, दक्षिण भारत में है। और इसका निर्माण किसने करवाया? दक्षिण बर्मन सेकेंड ने करवाया। कहाँ पड़ता है ये मंदिर? कांची में पड़ता है। कांची कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। अच्छा, इसका निर्माण किसने करवाया? नरसिंह वर्मन सेकेंड ने करवाया। नरसिंह वर्मन सेकेंड के दरबार में एक बहुत बड़ा नाम है, नाम भूल रहे हैं, दरबार में रहते थे, क्या नाम था, कुछ चरित करके था, दर कुमार चरित, या मतलब नाम हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, भूल चुके हैं। तो उसके जो लेखक हैं, दस कुमार चरित था शायद, एक बार देखना, तो 10 कुमार चरित था, इस तरह से गूगल पे देख लेना। तो उसके जो लेखक हैं दंडी, वो उन्होंने ही ये बात बताया कि 10 कुमार चरित को आप पढ़ोगे तो उसके माध्यम से यह पता चलता है कि जो नरसिंह वर्मन है वो कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाए हैं। जिस प्रकार से किराता अर्जुनियम जो लेखक हैं उन्होंने भड़वी नाम की पुस्तक को लिखी है, और ये सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। इन्होंने भी बहुत कुछ लिखा है भड़वी में, सिंह विष्णु वगैरह के बारे में बहुत सारा बातें बताया है। अब वातापी के जो चालुक्य हैं, चालुक्य वंश को पढ़ते हैं, जिसे हम वातापी को बादामी भी कहते हैं। सिर्फ वातापी नहीं, ये सिर्फ बादामी के चालुक्य के भी नाम से जाना जाता है, पुकारा जाता है। और इसके संबंध में भी बहुत सारे अलग अलग लेवल के प्रश्न मिलेंगे, उसे हम पढ़कर समझने का प्रयास करते हैं। और वातापी के चालुक्य वंश के संस्थापक के रूप में जय सिंह और इसकी राजधानी वातापी या बादामी माना जाता है।
ठीक है, जय सिंह जो थे इसे संस्थापक के रूप में देखा जा रहा है। जो वातापी के चालुक्य वंश हैं उसके संस्थापक के रूप में किसे देखा जा रहा है बाबू? जय सिंह को देखा जा रहा है। और इसकी राजधानी वातापी या बादामी मानी जाती है। चाहे आप वातापी कह लो या बादामी कह लो, बात बराबर है, क्योंकि ये दोनों लगभग एक ही माना जाता है। और इस वंश के संस्थापक कौन है? जय सिंह हैं, जय सिंह। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत? चालुक्य वंश बहुत इंपॉर्टेंट है और चालुक्य वंश के संस्थापक कौन हैं? जय सिंह हैं। और इन्होंने अपनी राजधानी, जो चालुक्य वंश है उसकी राजधानी वातापी या बादामी मानी जाती है। और कहीं कहीं पे पुलकेनसिन प्रथम भी इसका संस्थापक बताया गया है, लेकिन इस चीज़ को आप विश्वास मत करना। क्यों बताएं? क्योंकि हम जब एनसीईआरटी पढ़े तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो जय सिंह थे उन्होंने ही मतलब ये चालुक्य वंश के संस्थापक के रूप में आए हैं, जय सिंह। क्योंकि एनसीईआरटी जो बोलता है बस उसी बात को मानो। अब कोई इतिहासकार होते हैं वो थोड़ा सा मतलब उनको पछता नहीं तो अपने बुक में गलत लिख देते हैं। जो एनसीईआरटी सरकारी बुक लिखा है बस उसको ही याद रखो, फालतू वालतू कुछ नहीं। एनसीईआरटी अगर लिख दिया है तो आप पेपर में सही जाओगे। तो एनसीईआरटी ने ही कह रखा है कि भाई कि जो इसके संस्थापक हैं वो जय सिंह ही थे। ठीक है, कोई कहता है पुलकेनसिन, कहने दो, पुलकेनसिन प्रथम वो नहीं थे। ठीक ना? अब क्या सच है वो तो हम भी नहीं जानते हैं, हम तो एनसीईआरटी पढ़ के आपको बता रहे हैं। और एनसीईआरटी में इसके संस्थापक कौन थे? जय सिंह को ही माना जाता है। और पुलकेनसिन सेकंड से अधिकांश सवाल पूछे जाते हैं। तो जो आप पुलकेनसिन सेकंड से अगर सवाल पूछे जाएंगे तो यहाँ पे आप क्या करोगे भाई? चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी शासक हैं कौन? पुलकेनसिन सेकंड, सबसे प्रतापी। संस्थापक नहीं है बाबू, सबसे प्रतापी शासक हैं। और पुलकेनसिन सेकंड के अबाउट में हमें जो भी जानकारी मिलती है वह ऐहोल अभिलेख को अच्छे से पढ़ोगे तो ऐहोल अभिलेख को अच्छे से पढ़ोगे तो वहाँ से हमको पुलकेनसिन सेकंड के अबाउट में बहुत सारी जानकारी मिलती है, जिसकी वर्णन मैंने हर्षवर्धन के चैप्टर में किया था, है ना? हर्षवर्धन का चैप्टर को पढ़ोगे जा करके तो वहाँ पे जो पुलकेनसिन थे तो पुलकेनसिन अबाउट में हमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी। ठीक है, और ऐहोल अभिलेख को अच्छे से पढ़ना, तभी पुलकेनसिन के बारे में मिल जाएगा जानकारी। और जो ऐहोल अभिलेख है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसका वर्णन जो है मैंने हर्षवर्धन के जो चैप्टर है, हर्षवर्धन का जो चैप्टर है उसमें अच्छे से डिटेल्स में दिया हुआ है। ऐहोल अभिलेख का निर्माण रवि कीर्ति ने किया था। किसने किया था? ऐहोल अभिलेख का निर्माण रवि कीर्ति ने किया था। और यह संस्कृत भाषा में लिखित अभिलेख है। और इस अभिलेख में पुलकेनसिन है, पुलकेनसिन द्वितीय, वो उनकी काफ़ी प्रशंसा की गई है। समझ में आ रहा है? ऐहोल अभिलेख का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? रवि कीर्ति ने मतलब रवि कीर्ति के द्वारा किया गया है। और यह संस्कृत भाषा में लिखित अभिलेख है। और इस अभिलेख में पुलकेनसिन द्वितीय का प्रशंसा की गई है तथा पुलकेनसिन सेकंड द्वारा जो हर्षवर्धन को हराए थे ना, यही पुलकेनसिन द्वितीय ने किसको हराया था? हर्षवर्धन को हरा दिया था। कहाँ पे हराया था? यहाँ से भी सवाल आएगा। तो नर्मदा नदी के तट पर शायद हराया था, हम भी को याद नहीं है लेकिन चेक करना, शायद नर्मदा नदी के तट पर ही हराया था। काफ़ी कुछ यहाँ यही इसी अभिलेख में वर्णन मिलता है, पुलकेनसिन ऐहोल अभिलेख, है ना? हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेनसिन सेकंड ने हराया था। नर्मदा नदी के तट पे ही हराया था शायद। और नर्मदा नदी के तट पर जब हर्षवर्धन दक्षिण भारत की तरफ बढ़ना चाहता था तो वहाँ पर जो चालुक्य से संघर्ष हुआ, वही पुलकेनसिन आए होंगे चालुक्य की तरफ से, तो उसे रोक दिया पुलकेनसिन द्वितीय ने। बट पुलकेनसिन सेकंड जब हर्षवर्धन से जीत जाता है तो बहुत ज़्यादा नाम कमा लेता है कि भाई हर्षवर्धन को हराना मामूली बात नहीं है ना? वहीं नरसिंह वर्मन फर्स्ट से हार जाता है। कौन? नरसिंह वर्मन ने वातापी कौंड की उपाधि धारण की थी।
तो वो इसलिए धारण की थी क्योंकि उसने पुलकेन सिंह सेकंड को हरा दिया था। नरसिंह वर्मन ने वातापी कौंड की उपाधि धारण की थी। नरसिंह वर्मन ने वातापी कौंड की उपाधि धारण की थी। क्यों? क्योंकि बताओ, क्योंकि इसलिए धारण की थी क्योंकि उसने पुलकेन सिंह सेकंड को हरा दिया था और हराने के बाद परमेश्वर एवं वातापी कौंड की उपाधि धारण कर ली थी। इसके बाद पुलकेन सिंह सेकंड के समय वेंगी चालुक्य की स्थापना हुई थी और उस वक्त पुलकेन सिंह सेकंड एक प्रमुख शासक के रूप में जाने जाते थे। बहुत इम्पोर्टेंट शासक थे, बहुत, मतलब इनका नाम बहुत था, समझ रहे हो ना। पुलकेन सिंह सेकंड एक प्रमुख शासक के रूप में जाने जाते थे उस वक्त, और उसको हराना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। किसके लिए? नरसिंह वर्मन मतलब हरा दिए थे, तो बहुत इन्होंने उपाधि धारण की थी, वातापी कौंड की उपाधि धारण कर ली थी, मतलब बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अच्छा एक काम करिए, थोड़ा सा हमको इसमें डिटेल्स में कुछ 2-4-10 मिनट का और वीडियो लाना पड़ेगा इस चैप्टर पे। एक काम करते हैं, आप पहले ये वीडियो को मेरा 2-3 बार सुन लीजिए और हम कोशिश करते हैं कि पहले हम थोड़ा सा डिटेल्स में जा करके थोड़ा सा देखते हैं, और होगा तो एक 10 मिनट का वीडियो और दक्षिण भारत पे बना देंगे, तो वहाँ से आप और बेनिफिट लेना। बस हम चाहते हैं कुछ छूटे नहीं, ठीक है। आप तब तक ये वीडियो को एंजॉय करो, हम एक नया वीडियो लाते हैं जो 10-15 मिनट का होगा, और इस प्रकार से मेरा दक्षिण भारत का इतिहास क्या होगा, कंप्लीट रूप से खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद राष्ट्रकूट, कल्याणी, चौल पे थोड़ा बहुत वीडियो बनाएंगे और मिला जुला के हम प्राचीन भारतीय इतिहास इस प्रकार से खत्म कर देंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।